हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था, राष्ट्रीय आय स्टार्ट किया था। आधा टॉपिक हम पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीडीपी क्या होती है या फिर किन किन चीज़ों को नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है और कहाँ से प्राप्त इनकम को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जीडीपी है वो क्या होती है, कि हमारे देश की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे देश की जीडीपी पर। यानी कि अगर जीडीपी में वृद्धि होगी तो हमारे देश में भी वृद्धि होगी, अगर जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर वृद्धि नहीं होगी। अब हम बात करें कि जीडीपी के अंदर कहां से प्राप्त इनकम को काउंट किया जाता है, और अगर हम पैसा या इनकम दूसरे देशों के अंदर से कमाते हैं तो उस पैसे को जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। तो बात करते हैं जीडीपी की। इसकी फुल फॉर्म हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जी का मतलब था ग्रोस, डीपी का मतलब था डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में बनता है जी का मतलब सकल और डीपी का मतलब घरेलू उत्पादन। अब बात करते हैं कि इसके अंदर शामिल किस आय को किया जाता है। मान लो ये हमारा इंडिया है और ये पड़ोसी देश है, इंडिया और ये पड़ोसी देश है। अगर प्रोडक्शन, देखो इसके नाम में लिखा हुआ है डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि घरेलू उत्पादन। अगर काम हमारे देश के अंदर हुआ है, अब वो काम चाहे हमारे देश के व्यक्ति ने किया हो या फिर किसी बाहर के व्यक्ति ने किया हो, यानी कि यहां पर चाहे वो व्यक्ति इंडिया का हो, सामान्य निवासी बोल सकते हैं, या फिर गैर सामान्य निवासी हो, सामान्य निवासी हो या फिर गैर सामान्य निवासी हो, यानी कि व्यक्ति चाहे हमारे देश का हो चाहे किसी दूसरे देश का हो, लेकिन उसने काम कहां पर करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर। अगर काम इंडिया के अंदर किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा तो उसकी इनकम को किसके अंदर शामिल किया जाएगा, हमारे देश की जीडीपी के अंदर, यानी कि इंडिया की जीडीपी के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें व्यक्ति अगर हमारे देश का है और वो काम किसी दूसरे देश के अंदर करता है तो उसका पैसा किसके अंदर काउंट किया जाएगा, इंडिया की जीएनपी के अंदर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन के अंदर। जैसे ये इंडिया है और ये पड़ोसी देश है, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, जापान है। अब ये इंडिया है, अब वो व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, हमारे देश का सामान्य निवासी होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर व्यक्ति हमारे देश का है और वो काम किसी दूसरे देश में जाकर करता है तो वहां से उसको जो इनकम मिली है वो किस में शामिल होगी, हमारे देश की जीएनपी में। अगर काम हमारे देश में हुआ है, व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, उसकी इनकम कहां पर काउंट होगी, जीडीपी में। लेकिन अगर व्यक्ति हमारे देश का है, काम किसी दूसरे देश के अंदर जाकर करेगा तो उसने जो पैसा कमाया वो हमारे देश की जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो कहां पर शामिल होगा, हमारे देश की जीएनपी के अंदर। अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम को काउंट करने के कितने मेथड होते हैं। तो नेशनल इनकम को काउंट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। दूसरा मेथड होता है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए कंजप्शन मेथड यानी कि उपभोग विधि। और तीसरा मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं खर्च विधि या फिर व्यय विधि बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ प्रोडक्शन मतलब जितना भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ होगा, अगर हम उसको टोटल को काउंट कर लेंगे तो वही हमारे देश की क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। कंजप्शन यानी कि हमने कंज्यूम कितनी अमाउंट की है, खर्च हमने कितना किया है। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए कितने मेथड यूज किए जाते हैं, सिर्फ 2 मेथड यूज किए जाते हैं, प्रोडक्शन मेथड और दूसरा कंजप्शन मेथड। यहां से क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया था और यह कहा गया था इन चारों में से किस मेथड के जरिए हम नेशनल इनकम को काउंट नहीं करते। तो ऑप्शन थे हमारे पास प्रोडक्शन मेथड, कंजप्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और फोर्थ ऑप्शन था मैट्रिक्स मेथड। तो यानी कि हम मैट्रिक्स मेथड के जरिए नेशनल इनकम को काउंट नहीं करते। पूरे वर्ल्ड के लेवल पर नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए
में हम सिर्फ प्रोडक्शन मेथड और कंजप्शन मेथड का यूज करते हैं। अब हमने नेशनल इनकम को तो काउंट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि इन तीनों मेथड से तो हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय निकलेगी, लेकिन क्वेश्चन तो पर कैपिटा इनकम से भी पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए टोटल नेशनल इनकम को किससे डिवाइड किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए टोटल नेशनल इनकम को कुल राष्ट्रीय आय को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए टोटल नेशनल इनकम को किससे विभाजित किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है? तो टोटल पॉपुलेशन से। अगर हम अपने देश की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब इसकी ना थोड़ी सी हिस्ट्री बचती है कि ये जो नेशनल इनकम है वो हमने कब से स्टार्ट की थी काउंट करनी, या फिर इसको काउंट कौन करता है, जो डाटा होता है वो प्रोवाइड कौन करता है, या फिर फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर बनता है हिस्ट्री के अंदर नेशनल इनकम की, कि सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने काउंट किया था? तो सबसे पहले 1867-68 के अंदर नेशनल इनकम को काउंट किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सबसे पहले इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को कब काउंट किया? 1867-68 में। किसने काउंट किया था? दादा भाई नौरोजी ने। मतलब इसने किसी मेथड का प्रयोग नहीं किया था, एक नॉर्मल तरीके से सबसे पहले नेशनल इनकम को काउंट किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुक के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी, या फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी बुक पब्लिश की गई थी? तो उस बुक का भी नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदी में भी इस बुक का यही नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहला क्वेश्चन, कब से शुरुआत हुई? 1867-68 में। किसने शुरुआत की? दादा भाई नौरोजी ने। बुक कौन सी पब्लिश की थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन अगर बात करें प्रॉपर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल इनकम को काउंट करने की जो शुरुआत हुई थी वो 4 अगस्त 1949 से हुई थी। 4 अगस्त 1949 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम है NIC, यानी कि नेशनल इनकम कमेटी, या हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय समिति। नेशनल इनकम कमेटी या राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए 4 अगस्त 1949 के अंदर। और इस कमेटी के अंदर 3 अध्यक्ष रखे गए थे, मतलब 3 मेंबर रखे गए थे, जिनमें जो एक अध्यक्ष था उस अध्यक्ष का नाम था PC महालनोबिस। PC महालनोबिस, यानी कि नेशनल इनकम कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो चेयरमैन बनाए गए थे, वो कौन थे? PC महालनोबिस। इसके अलावा 2 अदर मेंबर भी थे जिनका नाम था DR गाडगिल और VKRV राव। अब देखो, इनको एक कमेटी तो बना दी गई, कमेटी तैयार कर दी गई, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें डाटा प्रोवाइड कौन करेगा? हमें पूरे देश की इनकम अगर चाहिए तो हमें डाटा चाहिए। तो यहां पर 1950 के अंदर डाटा को प्रोवाइड करने के लिए NSSO का गठन किया गया। यानी कि अगर पूछे कमेटी कब बनाई गई थी? 1949 में, और डाटा को इकट्ठा करने के लिए 1950 के अंदर स्थापना हुई थी NSSO की। यहां पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि NSSO की स्थापना कब हुई थी, दूसरा पॉइंट इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका काम क्या है? डाटा को प्रोवाइड करना।
पहला क्वेश्चन, एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन कि एनएसएसओ की स्थापना हुई कब थी? 1950 में। अब ये डाटा इकट्ठा करेंगे, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल का काम होगा, मतलब जो फाइनल अप्रूव्ड करेंगे नेशनल इनकम को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? सीएसओ को। और इस सीएसओ की स्थापना कब हुई? 1951 के अंदर। अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, सीएसओ की स्थापना कब हुई? 1951 में। दूसरा पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? और तीसरा पॉइंट, इसका काम क्या है? कि इसका काम है कि नेशनल इनकम को जो फाइनल अप्रूव करेगा, पास करेगा, वो अधिकार किसके पास है? सीएसओ के पास है। और इस सीएसओ की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसकी हिस्ट्री थी कि शुरुआत कब से हुई थी? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। बुक कौन सी लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर तरीके से जो शुरुआत हुई थी वो 1949 से हुई थी। इसके अंदर नेशनल इनकम कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पीसी महालनोबिस। लेकिन इस कमेटी को जो डाटा इकट्ठा करके देने की जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी वो किसको सौंपी गई थी? एनएसएसओ को। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फाइनली जो नेशनल इनकम को अप्रूव करने का अधिकार था वो किसके पास था? सीएसओ के पास था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब यहां पर एक पॉइंट और पूछा जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि इसी सीएसओ की स्थापना नेशनल इनकम कमेटी के अकॉर्डिंग, नेशनल इनकम कमेटी के अनुसार कब से मानी जाती है? 1954 से। अब नेशनल इनकम कमेटी के अनुसार 1954 से सीएसओ की स्थापना इस वजह से मानी जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी जो पहली रिपोर्ट पेश की थी वो 1954 में पेश की थी। अब रिपोर्ट 1954 में पेश की तो पहला काम भी 1954 में हुआ। तो इसी वजह से इस कमेटी के अनुसार सीएसओ की स्थापना कब से मानी जाती है? 1954 से। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल पूछा जाए सीएसओ की स्थापना कब हुई, तो वो कब हुई थी? 1951 के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कुछ एग्जाम्पल बचते हैं। वो एग्जाम्पल ऐसे पूछेंगे कि ओल्ड एज पेंशन को या रिटायरमेंट पेंशन को या पॉकेट मनी को या सेकंड हैंड गुड्स को, मतलब इनमें से किसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है और किसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। अब देखो, माइंड में हमें सिर्फ इतना रखना है, अगर पैसा हमें काम करने के बदले मिले, अगर पैसा हमें काम करने के बदले मिलेगा तो उस पैसे को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इनकम तो है, पैसा तो आया है, लेकिन वो काम करने के बदले नहीं मिला, तो इसका मतलब वो पैसा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन है, एक तरफ रिटायरमेंट पेंशन है। अब एक को तो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है और एक को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। अब यहाँ पर क्यों काउंट किया गया और क्यों नहीं किया गया? ये जो ओल्ड एज पेंशन है ये बिना काम किए दी जाती है, लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है वो रिटायर मतलब पहले सर्विस देगा वो बंदा सरकार को, गवर्नमेंट को, और रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है। यानी कि ये जो रिटायरमेंट पेंशन है ये काम करने के बदले दी गई है, और जो ओल्ड एज पेंशन है उसने तो सरकार के लिए कोई काम किया ही नहीं था, फिर भी उसको पैसा मिला, तो इसका मतलब ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगी। और रिटायरमेंट पेंशन क्यों मिली है? काम करने के बदले मिली है, तो ये नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। अब चाहे कोई भी एग्जांपल दे, वो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अगर काम करने के बदले पैसा मिलता है, मतलब अगर आप कोई सरकार के लिए किसी और के लिए प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो और तब आपको पैसा दिया गया
गया है, इसका मतलब वो पैसा नेशनल इनकम में काउंट होगा। जैसे हमारे पास पॉकेट मनी है, अब पॉकेट मनी बिना काम किए मिली है, इसका मतलब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। और एक और पॉइंट होता है कि अगर आपने काम तो किया है लेकिन इलीगल तरीके से वो काम किया और पैसा कमाया है, तो इलीगल तरीके से किया गया पैसा भी, कमाया गया पैसा भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब लीगल तरीके से पैसा मिलना चाहिए, और दूसरा पॉइंट काम करने के बदले मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल दे वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा। एक पॉइंट होता है सर्विस के अंदर, सेवा के अंदर, यानी कि अगर सेवाएं या सर्विसेज, जैसे डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है, वकील अपनी सेवाएं देता है, टीचर अपनी सेवाएं देता है, अगर सेवाएं दूसरों को दी जाती हैं तो वो पैसा नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन सेवाएं, जैसे एक डॉक्टर ने इलाज किया है अपने फैमिली मेंबर का, मतलब अपने पेरेंट्स का, वाइफ का, बच्चों का, तो वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगी। मतलब सिंपल सा मतलब है, अगर सेवाएं दूसरों को दी जाए तो नेशनल इनकम में काउंट की जाएंगी। अगर सेवाएं अपने फैमिली मेंबर को दी जाती हैं तो वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। और गुड्स तो चाहे दूसरों के लिए बनाई जाए चाहे खुद के लिए हो, हमेशा नेशनल इनकम में काउंट होंगी। बस इतना माइंड में रखना है कि काम करने के बदले पैसा मिलना चाहिए। तो ये हम एक फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया, और अभी सेकंड पार्ट के अंदर हमने नेशनल इनकम को कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।